Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am from the Resomex division from the Resonance Institute Private Limited in कोटा. आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे मैगजीन के बारे में, जो हमारी मंथली मैगजीन आ रही है, अक्टूबर से एस्टेब्लिश हो रखी है और नवंबर, दिसंबर और अपकमिंग मंथ्स में भी आएगी आपके लिए, ताकि इसमें सारी न्यूज़ हम लेंगे, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, इकोनॉमी न्यूज़ और एनवायरमेंट की न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की न्यूज़ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंक्लूड करेंगे। और सबसे बेहतरीन इसमें कंटेंट है वन लाइनर के बारे में, कुछ स्पेशल कवरेज भी दिया है इसके अंदर, कुछ और कवर स्टोरी बहुत बेहतरीन जो चल रही है, लेटेस्ट जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैगजीन आप पढ़िए और हमारे ये रेजोमैक्स की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, और हमारी रेजोमैक्स की ऐप है और ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम बात करेंगे आज दिसंबर के बारे में। दिसंबर की मैगजीन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुछ सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल लेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ लेंगे और बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज़ लेंगे और स्टेट इन न्यूज़ लेंगे। तो इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंस न्यूज़ है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा, अखूरा अगरतला रेल लिंक टू बी इनॉग्रल वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख हसीना जी हैं और हमारे मोदी जी हैं। तो हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना इनॉग्रेटेड द Agartala Akhora Rail Link project virtually. This cross-border initiative aims to strengthen business ties and provides direct access to between India's landlocked northeastern region and the Chittagaon port in Bangladesh. नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से कनेक्ट करेंगे हम, क्योंकि मैं आपको एक बेसिकली ज्योग्राफिकल डायग्राम बताता हूं और आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करता हूं। देखिए जरा, देखिए बेटा, हमारे इंडिया के अंदर हम बात करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर ये बांग्लादेश यहाँ पर मौजूद है और ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर अखूरा और यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर अगरतला है। तो ये दो सिटीज है, यहाँ आपस में कनेक्ट होंगे इस रेल लिंक के थ्रू। इससे क्या होगा, जो हमारा जो कोलकाता से लेकर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी होती थी वो अराउंड 38 आवर्स 48 आवर्स तक जाती है पूरी, और इसको हम कम करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से बांग्लादेश से एक ट्रेन का रूट को हम नया एडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा इजीली मूवमेंट हो सके पैसेंजर्स का और ट्रेड का इजीली तरीके से। तो यहां पर अखूरा और अगरतला जो त्रिपुरा के अंदर मौजूद है, इससे इजीली कनेक्टिविटी हो सके। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू मतलब टाइम भी बहुत कम बचेगा और हमारा इजीली मूवमेंट हो सकता है और हमारा जो ट्रेड और बिजनेस को एकदम बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पोजीशन देखिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चटगांव पोर्ट है, तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड बिजनेस है उसको हम डेवलप करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेन का एक इनिशिएटिव था, रेल लिंक को कनेक्ट करना, अखूरा और अगरतला रेल लिंक को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे इसके अंदर हम। अगली न्यूज है, बहुत बेहतरीन न्यूज है बेटा, इंडिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी पासिस अवे। मतलब देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जस्टिस थी फातिमा बीवी, उनकी अभी रिसेंटली में इंतकाल हो गया है। और जस्टिस इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। जस्टिस फातिमा बीवी, द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, passes away at the age of 96. Born in 1927, Justice Bibi embarked on her legal journey by earning her Bachelor of Law। 1927 में उन्होंने एक लॉ की डिग्री हासिल करी थी और ये फर्स्ट वुमेन थी जो उन्होंने ये लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद में जज बनी थी। ओके, तो हम देखेंगे, डिग्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, शी टुक हर फर्स्ट स्टेप इनटू द लीगल रीआर्म बाय एनरोलिंग एज एन एडवोकेट ऑन नवंबर 14, 1950, सेटिंग द स्टेज फॉर ए ट्रेल ब्लेजिंग करियर। और जस्ट ये उनका फोटो है बेटा, आप देखिए कि अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अभी रिसेंटली में जो पासिस हुई है तो उनका नाम क्या है जजेस का, तो आप बताना पड़ेगा आपको, फातिमा बीवी इनका नाम है। तो जस्टिस बीवी contributions were not only recognized nationally but also globally. She was honored with the Bharat Jyoti Award and the
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक्नोलेजिंग हर एक्सेप्शनल सर्विसेज टू द लीगल फ्रेटर्निटी। उन्होंने विधिक सहायता के लिए और विधिक लॉ के बारे में, लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया, उस योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये इनकी उपलब्धियां थी जिनके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हम देखेंगे बेटा, सबसे पहला अभी रिसेंटली में 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और अभी रिसेंटली में 16 दिसंबर 2023 में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, और ताकि बांग्लादेश के और इंडियन आर्मी के साथ में, ताकि उनको एक प्रॉपर तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, उस संदर्भ में एक वार मेमोरियल एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर में, ताकि उनको एक ऑनर दिया जाए, एक सम्मान प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये मेमोरियल डेडिकेटेड टू द इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश इन 1971 इज नियरली कंप्लीशन इन आशुगंज, बांग्लादेश। आशुगंज एक जगह है, वहां पर इनको एक वार मेमोरियल को एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें आप, इसकी खासियत क्या है बेटा? दिस मॉन्यूमेंट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री बिटवीन द टू नेशंस। द मेमोरियल विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर एंड विल कैरी द नेम्स ऑफ अराउंड 1600 इंडियन सोल्जर्स। 1600 इंडियन सोल्जर्स ने शहादत दी थी, और ताकि इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश इन 1971। This marks the first time that Bangladesh is building a memorial exclusive to honor Indian soldiers who played a pivotal role in the nation's quest for independence। उनको एक ही पहली बार किया गया है कि जो देखिए बांग्लादेश का निर्माण बेसिकली, कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ बांग्लादेश की। शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में मुक्ति वाहिनी सेना एक बनाई गई थी, और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनको ट्रेन किया था। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो अब पहले बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो 16 दिसंबर 1971 के अंदर 90,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर कर दिया था। हमारे जनरल अरोड़ा सर और जनरल नियाजी सर ने ये एक एसेसिनेशन पे साइन किया था। तो जनरल अरोड़ा सर हमारे इंडियन आर्मी के, उनके सामने जनरल नियाजी सर ने पूरी पाकिस्तान आर्मी के 90,000 सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए थे, और ये एक निर्णायक जीत साबित हुई थी। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये एक सेलिब्रेशन किया जाता है। एक नई कंट्री का उद्गार हुआ, बांग्लादेश जैसे एक नई कंट्री का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था बेटा। अगला देखेंगे, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जो चिली बिकम्स 95th मेंबर बना है। मैं आपको लिटिल बिट बताऊंगा कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं, और उसके इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो मैं आपको लिखता हूं बेटा, आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। देखिए, आईएसए की स्टैब्लिशमेंट तो बेसिकली बेटा 2015 में हुई थी, पर ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर 2016 में आया था, गुरुग्राम के अंदर में। ओके, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन कौन से आती है? सौर ऊर्जा आती है, सोलर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना और उसको आगे प्रमोट करना। और इसके कौन कौन से इनिशिएटिव है? स्टार सी इनिशिएटिव है। इस मतलब क्या होता है? सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ये एक इसका इनिशिएटिव है। सेकंड क्या है? सोलर एग्रीकल्चर पंप, सोलर टेक्नोलॉजी जिसमें हम सोलर एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, सोलर पंप्स के बारे में बात करेंगे, सोलर वाटर हीटर के बारे में बात करेंगे, और सोलर स्ट्रीट लाइट जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। गांव के अंदर कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, वहां पर सुदूर गांव में लाइट की सुविधा नहीं होती उपलब्ध, तो जंगलों के अंदर में, तो वहां पर सोलर लाइट की सुविधा प्रदान करने से वहां के लोगों को एक बिजली की सुविधा मिली है। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। और हम पूरा वर्ल्ड वाइड नेशन के अंदर में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टार्ट किया हमने, आईएसए ने एक इनिशिएटिव, इसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म ये बेटा, ये देखें, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, ताकि
सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेस किया जाए। और नेक्स्ट इसके अंदर एक और इनिशिएटिव है इनका ITEC स्कीम। ITC स्कीम बोलती है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन स्कीम। जो टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय जो तकनीक है उसमें हम किस तरह से आर्थिक रूप से और प्रौद्योगिकी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से बेटर यूज कर सकते हैं फॉर द एफिशिएंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है, और 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके इसको डिस्क्राइब करता हूँ बेटा। चिली हैज रिसेंटली बिकेम द 95th member of the International Solar Alliance, a significant development in the global effort to promote solar energy. In the International Solar Alliance is an action-oriented, member-driven, collaborative platform aimed at promoting the increased deployment of solar energy technologies. ये मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज है उसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। करंटली देर आर 116, वन अब तो 118 मैंने बताया टोटल हो चुके हैं, और दैट हैव साइंड अप एज अ सिग्नेटरीज टू द ISA, with 94 having successfully completed the necessary ratification to become full-fledged members. तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बेटा, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है ISA के अंदर में, चिली हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बना है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है बेसिकली शुगर के प्रोडक्शन को और शुगर के जो बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो बेटा, जब शुगर बनती है तो शुगर के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स, इसमें जैसे मोलासिस निकलता है। मोलासिस मीन्स जो कचरा निकलता है गन्ने का, मोलासिस हो गया। और हम इससे हम आजकल इथेनॉल निकलता है, इथेनॉल, और इससे रॉ शुगर निकलती है। रॉ शुगर के इसका हम बेसिकली इसका यूज करते हैं हम बायोडीजल के अंदर में, और बहुत ही आजकल ये ब्लेंडेड पेट्रोल जो यूज करते हैं हम 2% ब्लेंडेड पेट्रोल। जो हम ये जब हम शुगर का निर्माण होता है जब गन्ने के द्वारा, तो गन्ने में ये बहुत सारी प्रोसेस निकलते हैं, रॉ मटेरियल्स निकलते हैं। इसमें मोलासिस होता है जो गन्ने का एकदम कचरा होता है जो, और ये इथेनॉल इसके अंदर निकलता है, और रॉ शुगर निकलती है जिसको बूरा बोलते हैं हम। और बाद में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल का, ये मोलासिस को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके बायोडीजल की फॉर्म में। और रिसेंटली हम इथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, और जटरूपा प्लांट है उससे भी हम बायोडीजल के लिए एक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एम ये है कि हम डिपेंडेंसी कम हो सकें किस पे, जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उन पे, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, इन पे हम डिपेंडेंसी कम करके हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना और जो नेचर में अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, ये सारा इसका उद्देश्य है। तो पहला इंडिया का जो चेयरमैनशिप मिली है इनको इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इंडिया इज सेट टू टेक द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इन 2024, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कंट्री, world largest consumer and second largest producer of sugar. This leadership role reflects India's growing influence in the global sugar sector. Or the chairmanship for 2024 brings a unique opportunity for India to lead the global sugar sector towards more sustainable practices. कौन कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को किया जाएगा, तो ये सब सारी कंट्रीज के साथ जो मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कस करके जो शुगर के प्रोडक्शन को कैसे राइज अप कर सकें और वो नेचर फ्रेंडली हो सके। ओके, हम इससे फ्यूल भी निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो खेतों को भी नुकसान नहीं पहुंच सके, और प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इंक्रीज कर सकेंगे, ये सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। द फोकस विल बी यूनाइटिंग मेंबर कंट्रीज टू अडॉप्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोचेस इन शुगर कैन कल्टिवेशन, शुगर एंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये एक इंटरनेशनल सेक्शन था। अब हम फाइनेंशियल न्यूज के बारे में बात करेंगे बेटा। मनरेगा रिपोर्ट्स इज 7.5 डिक्रीज इन एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो मनरेगा की एक रिपोर्ट आई है कि जो लेबर वर्कफोर्स है उनका 7.5% डिक्रीज हुआ है। तो मैं आपको लिटिल बिट एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूं मनरेगा के बारे में। देखिए, बेसिकली बेटा इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है,
और ये कब आया था बेटा, ये 2006 में आया था ये, और एक्ट पास कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। और इसमें क्या है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आप जो भी लेबर है उनको, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिए, इसके रोल क्या क्या रहेंगे। एक तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और माइग्रेशन को रोकना। माइग्रेशन मीन्स जब मजदूर जाते हैं अर्बन एरिया से, शहर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही उनको रोजगार उपलब्ध करा देंगे, तो वो माइग्रेशन इनका रुकेगा, और अर्बनाइजेशन जो तेजी से बढ़ता जा रहा है उसको एकदम कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। तो ये माइग्रेशन को कंट्रोल करना बेटा, और पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। गरीबी जो है जिसकी वजह से माइग्रेशन करते हैं एक आम मजदूर, तो उसको एकदम रोकना, पॉवर्टी इरेडिकेशन। और बेसिकली इनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 100 डेज इनका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो माइग्रेशन को हम कंट्रोल कर सकेंगे, और जो गांव में जो यूटिलाइजेशन कर सकेंगे रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से, मैन पावर का हम गांव के अंदर ही रिसोर्स यूज कर सकेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं। तो इसके बाद पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी खत्म होगी इस तरह से, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया। तो ये एक बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी जो अभी डिक्लाइन हुआ है एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का। ए रिसेंट डेटा एनालिसिस बाय लिपटेक इंडिया has revealed significant changes in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme for the period from April to September 2023 में। क्योंकि आज के टाइम पे गांव में रिसोर्सेज कम होने की वजह से ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो शहरों की ओर मूव करते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में, पर हम उनको यहाँ पर भी एक बेहतरीन बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और हालांकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक केंद्र स्तर पर से लेकर राज्य स्तर से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इनका पलायन रुक सके, ठीक है। इसमें एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, देखेंगे जरा। मनरेगा वर्कफोर्स रिड्यूस बाय 7.5% फ्रॉम 15.49 करोड़ वर्कर्स इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर टू 14.33 करोड़ इन अप्रैल September 2023. 14 states reported an increase in employment trends indicating the effectiveness of the program in those regions. 6 states experienced a decline with the West Bengal, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh showing notable drops. जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं बेटा, वहाँ पर एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, ताकि वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, उसकी वजह से उनका मूवमेंट होना जाहिर सी बात है ये होता है। इसकी वजह से वो दिल्ली वगैरह में जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, पंजाब के अंदर में, अंबाला में, ओके। तो ये एक हिली एरियाज में ये प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से इसको सुनिश्चित कर सकें ताकि सर्दियों के टाइम पर भी ना एक्सट्रीम कंडीशन भी होंगी पर वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो गवर्नमेंट वहाँ की ये सब चीज़ें कर रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तमिलनाडु विटनेसेस द हाईएस्ट इंक्रीजेस इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर मनरेगा। और ये जो स्टेट हैं, जो पीसफुल लैंड एरियाज हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनरेगा के एम्प्लॉयमेंट जो कनेक्टेड हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। ये एक बेहतरीन अच्छी रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज़ के बारे में। इसमें पहली न्यूज़ आती है हमारी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेट्स एसबीआई ब्रांच इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर पहली जो एसबीआई की ब्रांच है वो रिसेंट में लॉन्च हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन Trincomalee, Sri Lanka, and she was engaged in crucial discussion with her Sri Lankan counterparts as the part of the 12th round of the Economy and Technology Cooperation Agreement. ETCA एक एग्रीमेंट है आर्थिक और प्रौद्योगिकी रूप से, ताकि वहाँ की फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को कैसे इंक्रीज कर सकें और एक बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें फाइनेंशियली वे में, ताकि हम वित्तीय सहायता उनको प्रदान करने के लिए और हमारे कुछ पीपल वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक एसबीआई की रिसेंटली में एक ब्रांच ओपन हुई है श्रीलंका के अंदर में। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा बैंकिंग इकोनॉमिक न्यूज़ के अंदर, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक $400 million डील फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
शहरी विकास के आधारभूत विकास की संरचना करना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के साथ में एक सहयोग किया है। इसके द्वारा क्या होगा कि शहरी जो अर्बनाइजेशन है उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से इंक्लूसिव वे में लिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए शहरी विकास के अंदर, और लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल सके और एक इंक्लूसिवनेस की तरफ ये लिया जाए स्टेप। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर with the signing of a $400 million policy-based loan agreement with the Asian Development Bank. This program aligns with the government urban sector strategy, emphasizing reforms that aim to make cities livable and centers of economic growth. आर्थिक विकास करना उन क्षेत्रों का जो कम पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ भी, ताकि वहाँ पर अभी भी अर्बनाइजेशन की सीमित अवस्था में वो जो मौजूद हैं उनका प्रॉपर तरीके से हम विकास करेंगे। और द सब प्रोग्राम प्लेसेस अ strong emphasis on urban water security through measures such as reducing water losses, recycling treated sewage for non-domestic use, rejuvenating water bodies and maintaining sustainable groundwater levels. जो cities हैं बेसिकली वहाँ पर पानी की सुविधा कम है और वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता, गार्बेज एकदम कलेक्ट हो जाता है। रिसेंटली हमने चेन्नई के अंदर देखा है आपने, चेन्नई में इतना बड़ा सिटी होने के बावजूद वहाँ पर एकदम रोड वगैरह सब चौक हो गया, वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन आ गई। तो प्रॉपर तरीके से जो सिटी प्लान वो नहीं हो पाया है और सीवेज ट्रीटमेंट जो है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया में इस तरह से सिटीज़ का डेवलपमेंट करेगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके और सीवेज ट्रीटमेंट ना हो सके ईजिली, और जो चॉकिंग ना हो, जो समस्या हो जाती है जो, और रेजुविनेटिंग वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडी जब पानी का स्तर खत्म हो चुका है उसको रिचार्ज कर सकें ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ और सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर लेवल को हम प्रमोट कर सकें। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट लेंगे बेटा हम न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और ये थोड़ा एक डिफेंस का भी एक टॉपिक है। इंडियाज डीप ओशियन मिशन अनलॉकिंग द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन। अभी रिसेंटली में हमने चंद्रयान मिशन हुआ था, चंद्रयान मिशन से हमने मून पे सबसे पहले सरफेस पे जाकर हमने देखा, ऑब्जर्व किया वहाँ पर। ओके, उसके बाद से अब हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो उसी इनिशिएटिव में हम समुद्र की गहराइयों में जानना चाहते हैं कि समुद्र की डेप्थ कितनी है, वहाँ पे कौन कौन से ओरिजिन्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे स्पीसीज कौन कौन सी हैं। ओके, तो उस तरह से हमें काफ़ी वहाँ की एक्वाटिक लाइफ्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जलीय जीवों के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, और वहाँ पर एक नया जो जीवन है उसके बारे में हम गहराई से जान सकते हैं। तो इसकी उद्देश्य से एक नया मिशन स्टार्ट किया गया है, इसका नाम है इंडियाज डीप ओशन मिशन डोम। यह कहता है कि India's deep ocean mission marks a significant stride in underwater exploration, aiming to delve 6,000 meters into the ocean depths. This mission is spearheaded by the Ministry of Earth Science. ये याद रखना कि डीप ओशियन मिशन किस मिनिस्ट्री ने किया है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक नेक्स्ट हम देखेंगे डोम का फोकस क्या है। DOM focuses on developing indigenous technologies, including a manned submersible named Matsya 6000, equipped with the scientific sensors and tools. ये एक मशीन है, इसके थ्रू मतलब ये प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली बताई सारी चीज़ें कि ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह से है और वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। तो कौन कौन सी एक्वाटिक एनिमल्स है, स्पीसीज कौन कौन सी हैं, और नई नई स्पीसीज की आने की संभावना भी इसमें मिल सकती है। ओके, तो ये सारा इसका एम था। और डॉम एम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल साइट्स ऑफ मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन अलोंग द इंडियन ओशियन एंड मिड ओशियनिक रिजिस, कंट्रीब्यूटिंग टू मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन। ये सारे इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल्स थे। अब हम नेक्स्ट न्यूज देखेंगे बेटा। देखेंगे हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर एक बहुत बड़ी खोज की गई है, इसका नाम है वॉल्बाचिया, ए बैक्टीरियल सिम्बोयंट विद इंट्रिगिंग बायोलॉजिकल रोल्स। मतलब जो मलेरिया की समस्या हो रही है, मलेरिया के अभी रिसेंटली में वैक्सीन आ गई है पर वो अभी डेली लाइफ में नहीं आई है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो वॉल्बाचिया में क्या है कि वॉल्बाचिया इज अ टाइप ऑफ इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स। It has garnered significant attention in recent years due to its intriguing biological properties and potential applications in various fields. Wolbachia resides inside the cells of its host organism,
forming a symbiotic relationship. It's primarily transmitted vertically from mother of offspring, but horizontal transfer can also occur through mechanisms such as parasitide and wasp and other vectors. Scientists are investigating the use of Wolbachia infected mosquito to control the spread of disease like malaria and dengue fever. Wolbachia मतलब देखिए बेटा कि एक नॉर्मल मच्छर है, मच्छर में हमने Wolbachia एक बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया तो जो इसकी जो काटने की क्षमता है ना वो एकदम कम हो जाएगी और ये डेंगू मलेरिया जो डिजीज होती हैं वो इजीली स्प्रेड नहीं हो पाएगा और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नए ऑफस्प्रिंग अपना जनरेट करते हैं तो उसके अंदर भी वॉल्बेचिया के एक ये बैक्टीरिया उसमें शामिल होंगे तो इनकी जो काटने की क्षमता है वो भी कम होगी और जो बीमारी फैलती है कौन सी मलेरिया और डेंगू वो एकदम उस पर हम काफ़ी हद तक ना कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि इस तरह से ये इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया को हम इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो नॉर्मल जो वेक्टर जेनेसिस डिजीज है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज मॉस्किटोज व्हेन रिलीज इनटू द वाइल्ड कैन डिस्टर्ब द ब्रीडिंग पैटर्न्स ऑफ डिजीज कैरिंग मॉस्किटो पॉपुलेशंस और जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे और एक डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ न्यूज़ थी मत्स्य और ये वॉल्बाचिया। नेक्स्ट लेंगे हम वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हुआ है ऑब्जर्व 8 नवंबर को। देखो एक्सरेज जो आज के टाइम पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हमारे कुछ हड्डी बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी चोट वगैरह लग जाती है तो बेसिक पहला एक स्टेप होता है एक्सरे। एक्सरे में हमारी बॉडी एग्जामिन होती है प्रॉपर तरीके से, हमारे कहाँ पर क्रैक्स हैं, कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके हम प्रॉपर एग्जामिन करके डॉक्टर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकता है। और इसको बेसिकली डिस्कवर किसने किया था? रोएंटजेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था ताकि, और ये बहुत एक कारगर साबित हुआ है। तो उन्हीं के एक सम्मान प्रदान करने के लिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन बाय जर्मन फिजिशियन विलियम कॉनरेड रोएंटजेन इन 1895। द थीम चूजन फॉर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 इज सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। इसका थीम क्या है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे का बेटा? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ये थीम आपसे पूछ लेगा, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी क्या है, इसकी थीम है। ओके, it emphasizes that the responsibilities of radiographers extend beyond radiation protection, encompassing broader aspects of patient well-being। देखिए जब हम एक्सरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं तो एक्सरे बहुत एक हार्मफुल रेज होती हैं, उसके थ्रू अगर हम ज़्यादा इसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो हमें स्किन कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे पे एक इनिशिएटिव लिया गया है कि एक्सरे का हम एक प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव वे में यूज कर सकें और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हम बच सकें। ओके, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड एज एन एनुअल इवेंट ऑन November 8, अलाइनिंग विद द एनिवर्सरी ऑफ रोएंटजेन ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। तो ये एक न्यूज थी साइंस टेक की। और नेक्स्ट हम लेंगे इसके अंदर माइका बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO। वर्ल्ड पहली विश्व की पहली AI ह्यूमन लाइक रोबोट ही है, CEO है, उसका नाम है माइका। ये क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमनॉइड रोबोट माइका कौन है? एक पहली CEO बनी है। तो हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर ए पॉलिश रन कंपनी हैव अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट CEO नेम्ड माइका। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइका और ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अंदर बेटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। This innovative project aims to blend advanced artificial intelligence and machine learning with the unique values of the company. Mica utilizes advances AI and machine learning algorithms to swiftly and accurately process data. ये प्रॉपर तरीके से सारे कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स को यूज करके, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके प्रॉपर तरीके से जो भी कमांड मिलती है उसको एक्सेस कर पाएंगी और प्रॉपर तरीके से जो एक प्रोग्रामिंग सेट होती है किस तरह से हमें वर्क करना है, इनका ऑब्जर्वेशन पावर स्किल्स वगैरह इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू डाल दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो वो वर्क करते हैं। तो उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन कौन है? माइका। तो ये नेम याद रखना बेटा आपको खाली। नेक्स्ट न्यूज लेंगे हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में देखेंगे बेटा हम। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2023 सेलिब्रेट किया जाता है November 5 में। A global community assembles to mark World Tsunami Awareness Day, emphasizing the importance of tsunami knowledge and awareness. Current theme क्या है इसकी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस की? फाइट inequality for a resilient future.
echoes the emphasis on reducing inequality during the International Day for Disaster Reduction। मतलब आपदा प्रबंधन को किस तरह से किया जाए और आपदा को निम्नीकरण किस तरह से किया जाए। हम एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। हम ये रिसेंटली में कोई भी आपदा आती है, रिसेंटली में एक साइक्लोन मिचोंग आया था तो चेन्नई में एक फ्लड की सिचुएशन होगी, तो वहां पर हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने किस तरह से वर्क किया, ऑपरेट किया प्रॉपर तरीके से, और इससे हम और जो डिजास्टर होता है उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे कम करेंगे, तो उसके संदर्भ में ये एक वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट लेंगे बेटा हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2023। ये एक सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और इसके बारे में जानने से पहले हम आपको बताना चाहूंगा बेटा यूनेस्को के बारे में एक थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देता हूं आपको मैं। यूनेस्को का ये बेसिकली यूएन का पार्ट है बेटा। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे पूछ लेगा तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर में। उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम क्या है इसका, यूनेस्को का किस तरह से करना, तो सबसे पहला एम है इसका सोशल और इथिकल चैलेंजेस को कंट्रोल करना। सोशल और इथिकल चैलेंजेस को कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, सांस्कृतिक विविधता, विविधता बोलते हैं इसको बेटा, सांस्कृतिक विविधता, इसको प्रमोट करना, और हमें किस तरह से हमारे जो मॉरल जो फैक्टर्स होते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को समान जीवन जी रहे हैं और कौन कौन से उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यूनेस्को इस चीज को देखता है। और ये कुछ कंट्रीज है, जैसे रिसेंटली में अभी बेटा हमास और इसराइल का वार हुआ है, तो वहाँ पर पॉवर्टी बहुत आ चुकी है, और वहाँ के लोगों के जो बच्चे हैं वहाँ की उनकी एजुकेशन से वो कट हो गए, उनकी एकदम जो बेसिक डेली लाइफ थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी। इरेडिकेट करना। तो देखिए प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध विकास करना और सांस्कृतिक विविधता को प्रमोट करना यूनेस्को के काम है। अभी रिसेंट इजराइल पैलेस्टाइन का वार हुआ था, वहाँ पे कौन से बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और यंग लोग हैं, काफ़ी अपने एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं, और वहाँ पर वो विस्थापित का जीवन जी रहे हैं, रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं। ओके, तो उसके द्वारा यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो बच्चों को एक एजुकेशन देना वहाँ पे। ओके, तो ये सारे कार्य करती है, युद्धग्रस्त इलाकों में ये प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करती है। ठीक है, रिसेंटली में हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिसमें हम बात करेंगे, हम शांति निकेतन है जो वेस्ट बंगाल में, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में आपको बताई थी बेटा। तो ये इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ए डे established by the UNESCO during its 41st General Conference in 2022. This occasion provides an opportunity to understand and appreciate biosphere reserves and their significance in preserving the delicate balance between the nature and culture. हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर में और हम संस्कृति के अंदर में हम आपस में कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, तो ये एक इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली designated November 5 as a World Tsunami Awareness Day in 2015 with the objectives of raising tsunami awareness and sharing innovative approaches to risk reduction। जिस तरह से मैंने बताया था कुछ इससे पहले की न्यूज़ थी कि सुनामी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह से ये हम बायोस्फीयर रिजर्व है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं और उनको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी इसी चीजें इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। अगली न्यूज लेंगे हम, देखेंगे बेटा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडिया के अंदर 2023 के अंदर अहमदाबाद के अंदर में। इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ।
फिशरीज या मछलियों और मत्स्य उत्पादन को किस तरह से प्रोत्साहन करना, और जो एक्वाकल्चर है उसको किस तरह से हमें एक पॉजिटिव वे में लेके आना, ये इसका ये थीम है। अंडर द थीम Celebrating Fisheries and Aquaculture Wealth, the conference aims to bring together key stakeholders for fruitful discussions, market insights, and networking. It serves as a platform to forge partnership with national and international stakeholders and outline a roadmap for sustainable growth in India's fisheries sector. Marine economy के बारे में ये किया गया है। मेरीन इकोनॉमी मीन्स जो मछलियों का उत्पादन से रिलेटेड है, झींगा उत्पादन से रिलेटेड है, तो उनके जो फिशर्समैन्स हैं उनको किस तरह से उनकी लाइवलीहुड को कैसे आगे प्रमोट किया जाए और उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, और एक्वाकल्चर की कौन कौन सी नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके एक अच्छी तरीके से हम सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकें इसको। तो ये सारे इसमें डिस्कशन किए गए। अब बेटा हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है, इसका नाम है SSAMU सेट। ये आप याद रखना बेटा। तो मैं आपको पहले इतिहास में लेके चलता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश करी थी और किस सन में एस्टेब्लिश करी थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो मैं बताता हूँ आपको हल्का सा इसका बैकग्राउंड। इसकी भी स्थापना बेटा 1875 में सर सैयद अहमद खान जी उन्होंने करी थी। और इसका नाम पहले था बेटा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हिंदू कॉलेज है, उसी तरह से मुस्लिम युवाओं को एक अच्छी तालीम हासिल करने के लिए एक नई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में। और इसका पहला नाम था बेटा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसका नाम चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे हम अंग्रेजों के अंडर में थे और अंग्रेजों के उनको काउंटर करने के लिए हमें एक एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हम साथ में एक भाईचारे के साथ में आपस में पढ़ते थे और अच्छी एजुकेशन के लिए ही इनको एजुकेशन हासिल करने के बाद ही हम अंग्रेजों को काउंटर कर सकते थे। तो ये एक उद्देश्य था ताकि लोग जो ये यूथ है आजकल का उसका जो प्रॉपर तरीके से एक यूटिलाइजेशन किया जाए और उनको एक अच्छी तालीम हासिल मिले, इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने सर सैयद अहमद खान जी ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, तो ये दिल्ली के पास में बिल्कुल अलीगढ़ है, तो वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर उन्होंने ये एक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम है SSAMU सेट। प्रोजेक्ट अप्रूव द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने इसको प्रमोट कर दिया, इन स्पेस ने इसको प्रमोट कर दिया है। Led by AMU's Robo Club, this initiative aims to develop a 3U CubeSat, marking the first satellite named after AMU founder Sir Syed Ahmad Khan. Objectives of this project are utilize satellite imagery to study economic growth in India's poorest district. इसका उद्देश्य क्या है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, कुछ जिले हैं भारत के अंदर में, वहाँ पे गरीबी छाई हुई है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर ये सैटेलाइट जाएगी, वहाँ की इमेज लेगी और वहाँ की जो लोगों की कंडीशन है वो प्रोजेक्ट करेगी। ओके, ताकि डेटा इकट्ठा करके और वहाँ की गवर्नमेंट को अवेयर करेगी कि आपको यहाँ पे विकास करने की जरूरत है। और टेस्ट इन हाउस डेवलप्ड सैटेलाइट सब सिस्टम्स और एनहेंस्ड फंक्शनलिटी एंड 3 इम्प्लीमेंट इमेज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर रैपिड मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन। ये सारे डेटा कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से एक हेल्प मिल सकेगी। जहाँ पर अल्प विकास है वहाँ पर एक विकास के लिए हम योजनाएं स्टार्ट कर सकते हैं, और ताकि एक प्रॉपर तरीके से सबको एक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर जो जीआई टैक्स का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम डिस्कस करते हैं जीआई टैक्स के बारे में। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, भौगोलिक सांकेतिक। भौगोलिक सांकेतिक एक बेसिकली जीआई टैग का मतलब बेटा एक स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक इनिशिएटिव किया जा रहा है, और स्टेट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, और या किसी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, तो बेसिकली एक पहचान दिलाना जीआई टैग का उद्देश्य होता है।
एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि उसको प्रोत्साहन किया जाए और वहाँ के जो इसमें जो फार्मर्स हैं, जो काश्तकार हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक बेनिफिट मिल सके डायरेक्टली गवर्नमेंट से और एक उनको एक ख्याति प्राप्त हो सके। तो इस उद्देश्य से सैफरॉन है कश्मीर में, जो उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली में, किश्तवाड़ के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। किश्तवाड़ saffron, a spice cultivated and harvested in the Kishtwar region of Jammu Kashmir, has recently been bestowed with the prestigious geographical indication tagged by the Geographical Indications Registry. Saffron, with its Sanskrit name Kumkum or Lohit, stand as a cultural heritage in the region. The spice is also utilized in medicines and subtle digestive, sedative and exhilarate फ्लेवर इन कुकिंग। आपने देखा होगा केसर का हम इस्तेमाल करते हैं हम शादियों में और नए नए व्यंजन बनाने में यूज़ करते हैं, और मेडिकल पर्पसेस में इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो पेट की समस्या होती है उससे भी निजात पा सकते हैं। तो ये एक सैफरॉन का अलग अलग मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये एक स्टेट न्यूज़ थी बेटा। अगली देखेंगे हम आज याद करते हैं तात्या भील के बारे में, जो इंडियन रॉबिन हुड थे, जो इंदौर के पास में एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वहाँ पर एक पातालपानी रेलवे स्टेशन है। उसका नया नाम, वहाँ के जो भील नायक थे जो 1857 की लड़ाई में लड़े थे और उन्होंने बहुत ही अंग्रेजों की नाक में दम किया था, और उनका नाम है तात्या भील। तात्या भील के नाम पर नया नाम चेंज कर दिया स्टेशन का नाम, और तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको। तात्या भील, हु बिलोंग टू द भील ट्राइब ऑफ द इंडिजिनियस आदिवासी कम्युनिटी, वॉज बोर्न इन 1840 इन बेदादा विलेज अंडर ईस्ट निमाड़। खंडवा एक जगह है वहां पर बेटा, ये मध्य प्रदेश के अंदर हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में खंडवा जगह है। इंदौर से खंडवा, वहां पर ओमकारेश्वर मंदिर भी है, और ये यहाँ पर खंडवा में उनका जन्म हुआ था, और जो उसको ईस्ट निमाड़ भी बोलते हैं, नाउ नोन एज खंडवा। पहले बोलते थे ईस्ट निमाड़, अब वो उसका नाम चेंज करके खंडवा हो गया है, और मध्य प्रदेश में मौजूद है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और तांत्या इज हेल्ड एज वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी who waged an armed struggle against British rule for 12 साल तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा और उनकी नाक में दम किया और विद्रोह किया उन्होंने। और he used to plunder the treasuries of the British government and the wealth of their followers to distribute it among the poor and needy. रॉबिन हुड की तरह इनको उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इस पूरा धन अंग्रेजों का लूट के गरीब जनता में ये बांट दिया करते थे, और ताकि जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे हैं और जो अंग्रेजों की यात्राएं सह रहे हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्प करते थे ये, तो इसलिए इनको भारत का रॉबिन हुड भी बोलते हैं, तात्या भील। ठीक है, तो इनका ये एक बहुत अच्छा, हमें इनको याद करना चाहिए, इनके शहादत को हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को एक जनजातीय गौरव दिवस बनाया गया था। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, इसकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खूंटी में झारखंड के अंदर 15 नवंबर को ये डिसाइड किया है कि ये पीएमपीवीटीजी मिशन मनाया जाएगा और विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इसको बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस। जो ट्राइबल लोग हैं उनको एक सम्मान प्रदान करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर। और इसकी स्थापना पहले खूंटी में स्टार्ट हुई है झारखंड के अंदर में। ओके, ताकि यहाँ पर इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाए, जो ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, जनजातीय लोग रह रहे हैं, उनको क्लीन वाटर दिया जाए और सैनिटेशन दिया जाए। उनकी रहने सहने की जो कंडीशन है, उनकी बेसिक जो मूलभूत आधारभूत संरचना है, उसका विकास किया जाए और उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाए। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स उनके लिए खोले जाएं और उनको अवेयर किया जाए मैटरनल हेल्थ के लिए। महिलाओं को एक मैटरनल हेल्थ होती है, उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए और वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके ताकि वो सिटीज़ में माइग्रेट ना हो सके बेटा। और जो उनके जो बेसिक जो वहाँ के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया जीआई टैग्स के थ्रू इसको प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, वहाँ के जंगलों के जो उत्पाद हैं, उसको हम आगे चल के एक बेहतरीन लेवल पे ले जा सकें। तो ये एक इनिशिएटिव लिया जाए
इससे क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो रोड कनेक्टिविटी है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी रोड कनेक्टिविटी को रोबस्ट किया जाए, शहरों से लिंक कर दिया जाए। जैसे देखा होगा आपने, राजस्थान के अंदर उदयपुर में कुछ ऐसे ऐसे गांव हैं, वहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये इसके द्वारा इस PMPBTG मिशन क्या है, इसके द्वारा ये सब चीजें अगर हम लेके आएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो आदिवासी समुदाय हैं और जो पिछड़े जनजाति हैं उनको हम एक मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ। Prime Minister Narendra Modi is set to launch the PMPBTG development mission, a groundbreaking scheme aimed at fostering the comprehensive development of approximately 20 lakh people belonging to particularly vulnerable tribal groups। PBTG ग्रुप में कौन कौन से आते हैं बेटा, इसको डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे ज्यादा PBTG ग्रुप्स हैं वो बेसिकली उड़ीसा में मिलते हैं। उड़ीसा में PBTG ग्रुप सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इलाके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजातियाँ हैं और आदिवासी समुदाय हैं, संथाल, हूड़, भील, कोल। तो ये सारी मुख्य जनजातियाँ हैं वहाँ की, उनका विकास किया जाए। This significant event is scheduled to coincide with the birth anniversary celebration of the revered tribal freedom fighter Birsa Munda, observed as a Janjati Gaurav Divas for the past 3 years. Prime Minister Narendra Modi is expected to launch the Viksit Bharat Sankalp Yatra from Khuti with the ambitious goal of achieving saturation of flagship government schemes across the country। तो बिरसा मुंडा जो थे, जो झारखंड के जो हम कहते हैं ना लीडर्स थे, उनको भगवान का एक दर्जा भी दिया जाता है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ओपन हुआ है और झारखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में। तो उनको एक सम्मानित करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ठीक है, अगला लेंगे बेटा हम कोलकाता के अंदर से लेंगे हम न्यूज की। वेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बंगाल का बनाया गया है ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को। ये एमिनेंट क्रिकेटर हैं, आप जानते ही हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने ममता बनर्जी डिक्लेयर्ड फॉर्मर क्रिकेटर एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। Expressing her rationale for choosing Saurav Ganguly as the brand ambassador, Banerjee stated, Saurav Ganguly is a very popular figure and he can work for the younger generation is a very good manner। बेसिकली देखो एक एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एमिनेंट पर्सनैलिटी को हम एक ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यूथ उससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। यूथ इंस्पायर होते हैं कि उनकी तरह बनना चाहते हैं सारे, कि क्रिकेटर हैं और एक अच्छी इमेज है उनकी सोसाइटी के अंदर में। तो इसी के उद्देश्य से एक ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव किया जाता है। तो उसी तरह से सौरव गांगुली को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कोलकाता का। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, कोझिकोड नेम्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने कोझिकोड सिटी है केरला के अंदर में, तो वहां पर कोझिकोड को एक सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया है, सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया है साउथ। अब इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको। कोझिकोड सिटी लोकेटेड इन द सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ केरला हैज मेड इट्स मार्क ऑन द ग्लोबल स्टेज बाय बीइंग नेम्ड एंड one of the latest entrants into the UNESCO Creative Cities Network। कोझिकोड न्यू टाइटल एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आप याद रखना बेटा, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है, मैंने आपको बताया। तो कोझिकोड का उसका नाम क्या, सिटी ऑफ लिटरेचर। साहित्य का एक शहर है, साहित्यिक पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे काव्य ग्रंथ बहुत मौजूद है यहाँ पर। तो साहित्यिक रचना यहाँ पे बहुत अच्छे जो कवि थे, जो जिन्होंने राइटर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अच्छी जैसे तिरुवल्लुवर हो गए, उन्होंने अपनी बहुत सारे लिटरेचर में, साहित्य में बहुत अच्छे काम किए, अच्छे नॉवेल्स लिखे उन्होंने और ग्रंथ लिखे। तो ये एक सिटी ऑफ लिटरेचर में आ चुका है। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू होल्ड द कोवेटेड डिस्टिंक्शन। This prestigious recognition was bestowed upon Kozhikode on World Cities Day alongside Gwalior in Madhya Pradesh, which was recognized as a city of music। जैसे सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को की लिस्ट में आया शहर, संगीतों का शहर ग्वालियर को, सिटी ऑफ म्यूजिक किसको बोलेंगे, ग्वालियर को। और प्राग वाज द फर्स्ट सिटी टू रिसीव अ सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल इन 2040। और सबसे पहले जो सिटी ऑफ लिटरेचर था कौन था, प्राग शहर था, चेक गणराज्य के अंदर में, और 2014 में बनाया गया था ये। और विद द इंक्लूजन ऑफ कोझिकोड एंड ग्वालियर, द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क नाउ बूस्ट 350 creative cities in more than 100 countries, representing 7 creative fields: craft and folk art, design, films, gastronomy, literature, media, arts and music। मतलब
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, और जो आर्ट क्या इसके अंदर बेसिकली क्या है, कला संस्कृति को बढ़ावा देना, वहाँ की लोकल जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, और फिल्म को प्रमोट करना, और वहाँ की जो गैस्ट्रोनॉमी है और वहाँ के साहित्य को प्रोत्साहित करना, और वहाँ के मीडिया आर्ट है उसके बारे में उसको एक पहचान दिलाना, इसका उद्देश्य ये है यूनेस्को के द्वारा। और वहाँ के जो संगीत है, जैसे सिटी ऑफ म्यूजिक है ग्वालियर के अंदर में, ग्वालियर घराना, वहाँ का म्यूजिक बहुत फेमस है, तो उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करिए किसने, यूनेस्को ने। तो ये था बेटा। अब देखेंगे हम, तेलंगाना अनवील्स द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है जो तेलंगाना में बना है, तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तेलंगाना हैज unveiled the world first 3D printed temple, a groundbreaking structure situated in Burgupali, Siddipet district. This innovative construction, achieved through a 3-month 3D printing process, marks a significant टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। ये एक 3D प्रिंटिंग की मदद से एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है, आप देखिए, और 3 महीने में जाके कंप्लीट हुआ है। दिस टेम्पल स्पान्स 4000 स्क्वायर फीट एंड स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 35 फीट की इसकी हाइट है बेटा पूरी। और ये पहली बार देखिए आप, ये 3D प्रिंटिंग मेथड यूज हुआ है इसके अंदर में। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये टेक्नोलॉजी की तरह 3D प्रिंटिंग का यूज हुआ है इसमें। इट कॉम्प्राइजेस 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स ईच डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट डेटी। अलग अलग देवी देवताओं की इसमें मूर्ति स्थापित की जाएगी। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हैदराबाद बेस्ड अप्सूजा इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलैबोरेशन विद सिंपली फॉर्ज क्रिएशंस, ये 3D प्रिंटिंग कंपनी है, अप्सूजा इंफ्राटेक और सिंपली फॉर्ज क्रिएशन, इन्होंने मिलकर आपस में ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक नए मंदिर का निर्माण किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे करंट अफेयर्स में कि रिसेंटली में 3D प्रिंटिंग मंदिर कहाँ पर मौजूद है, ये तेलंगाना में मौजूद है। तो इस तरह से आपका ये करंट अफेयर्स हो गया। तो आज की करंट अफेयर्स में बेटा हमने कवर किया है नेशनल न्यूज़, ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी आई थिंक, हाँ ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी। इसके बारे में हमने देखो इस सेक्शन के अंदर हमने डिस्क्राइब किया नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग इकोनॉमी न्यूज़ ली मैंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ ली है मैंने, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बताया आपको, उसके बाद मैंने लास्ट में डिस्क्राइब किया स्टेट के बारे में। तो इस सेक्शन के बारे में मैंने ये सब चीज़ें बताई। आई होप दैट ये सारे आपको कंटेंट समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। और हमारी आप रेजोमैक्स की ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आपको फ्री आपको मैगजीन मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेपरेटली। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने रेजोमैक्स ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और अपनी ये जो मंथली मैगजीन है उसको डेली बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि मोस्टली जो मैंने करंट अफेयर्स बताए हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठकर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न।